गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग जो बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर है 9th क्लास का, जिसका नाम है उत्तक, है ना, जिसे इंग्लिश में हम लोग टिश्यू कहते हैं, उसके बारे में स्टडी करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है कि उत्तक कहते किसको है। ठीक है, उत्तक कहते किसे हैं, आपका सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा। ठीक है, तो उत्तक, ठीक है, समान उत्पत्ति तथा समान कार्य को संपादित करने वाले कोशिकाओं के जो समूह होते हैं उसे उत्तक कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि एक ही प्रकार का कोशिका होगा और एक ही प्रकार के कार्य को, ठीक है, इन सभी कोशिकाओं का जो समूह है वह एक ही प्रकार के कार्य को संपादित करेगा, उसे ही हम लोग उत्तक कहेंगे। ठीक है, उत्तक कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे उत्तक हैं, जिसमें फेफड़ा हो गया आपका, मस्तिष्क भी एक प्रकार का उत्तक है, आपका किडनी एक उत्तक हो गया। ठीक है, तो इस तरह से कई तरह के उत्तक हैं, आपका लीवर है, हार्ट है, ये सब उत्तक ही होते हैं। ठीक है ना, तो उत्तक जो होते हैं, बात करें अगर पादप की और जंतुओं की, तो दोनों के जो उत्तक होते हैं, या पादप उत्तक हो या फिर जंतु उत्तक हो, दोनों में कुछ विभिन्नताएं भी हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है कि पादप और जंतु उत्तकों में अंतर। ठीक है, क्या है, पादप और जंतु उत्तक में अंतर। क्या अंतर है दोनों में, पादप में और जंतु कोशिकाओं में? देखिएगा, सबसे पहला नंबर कि जो पादप जो होते हैं, यानी कि जो पौधे होते हैं, वो स्थिर रहते हैं। जिस प्रकार से जीव जंतु मूव करते रहते हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह गति करते हैं, पेड़ पौधे उस तरह से एक जगह से दूसरी जगह गति नहीं करते। अर्थात कि पौधे में कोई भी गति नहीं होती, वो एक जगह पे ही स्थिर होते हैं। कुछ सूक्ष्मदर्शी जो शैवाल हैं, ये इसके अपवाद होते हैं, क्योंकि शैवाल जो होता है ना, वो मूविंग ऑब्जेक्ट होता है। मतलब कुछ कुछ होते हैं, कुछ आपके जो होते हैं वो ये करते हैं, गति करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, भोजन स्थान एवं साथी की खोज में जंतु जो होता है वह एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर विचरण करते हैं। ये आपका जो उत्तक है, गति करने वाला उत्तक, ये खासतौर से उसमें देखा जाता है कि पादप जो है तो बिल्कुल स्थिर होता है, अपवाद में तो शैवाल है, लेकिन जो जंतु होते हैं वो अपने भोजन के लिए, आवास के लिए, साथी की खोज के लिए एक जगह से दूसरी जगह क्या होते हैं, तो मूव करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। ये पहला। दूसरा नंबर है कि पौधे के जो अधिकांश उत्तक होते हैं वो सहारा प्रदान करने वाले होते हैं, यानी कि वो पौधे को स्थिर रखने में, खड़ा होने में सहारा देते हैं। ठीक है, और ये जो उत्तकें होती हैं ये मृत होती हैं, मरी हुई उत्तकें होती हैं। इनकी कोशिकाओं में जीव द्रव्य जो होता है वो मरा हुआ होता है या फिर नहीं बचा होता है। ठीक है ना, जबकि जो जंतु कोशिका होती है, सॉरी, जो जंतु का उत्तक होता है, वो आपका जीवित उत्तक के अंतर्गत आते हैं, यानी कि वो जीवित होते हैं। इनके कोशिकाओं के अंदर जीव द्रव्य जो होता है वो जीवित रहता है, जिसमें कई प्रकार की क्रियाएं होती हैं। तीसरा नंबर है कि पौधे को एक जगह से दूसरी जगह आना जाना नहीं होता है, इसलिए इन्हें कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे हम लोग को कहीं भी या कोई किसी भी जीव जंतु को एक जगह से दूसरी जगह आना जाना होता है, बहुत बार कई कार्यों से, कई कामों से होता है, तो हम लोग को एनर्जी ज्यादा चाहिए होता है, जबकि पेड़ पौधा एक ही जगह स्थिर होता है, इसलिए उनको जो एनर्जी है वो कम चाहिए, है ना, कम एनर्जी में आसानी से वो सरवाइव कर देते हैं। अगला है चौथा नंबर कि पौधे की जो वृद्धि होती है कुछ क्षेत्रों में सीमित रहती है ना, कि
मतलब जैसे जड़ है तो कहाँ तक फैल सकता है, तने हैं तो कहाँ तक वृद्धि हो सकता है, या उसकी कोशिकाओं में किस प्रकार की वृद्धि हो सकती है, इसमें कुछ सीमिताएं होती हैं। ठीक है। एवं इनमें पाए जाने वाले जो उत्तक होते हैं वो जीवन भर विभाजित होते रहते हैं, यानी कि उस उत्तक की जो कोशिकाएं होती है वो बढ़ते रहते हैं, विभक्त होते रहते हैं, विभाजित होते रहती है। ठीक है, इसलिए उत्तक भी विभाजित होती रहती है। विभाजन क्षमता के आधार पर ही इन उत्तकों का वर्गीकरण किया जाता है पौधों में। ठीक है, जिसमें आपको विविधोत्तक उत्तक से और शिरास्थ उत्तक, पता नहीं और भी हम लोग उत्तक के बारे में आगे जो पौधे में पाया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जबकि जो जंतु उत्तक होते हैं वह वृद्धि जो करते हैं तो एक रूप से होती है और इनमें विभाजन तथा अविभाज्य क्षेत्रों का विभाजन नहीं होता, यानी कि ये हमेशा विभाजित नहीं होते रहते हैं। ठीक है, एक टाइम तक विभाजित होते हैं, उसके बाद फिर उनमें विभाजन होना बंद हो जाता है। ठीक है, लास्ट 5वां नंबर है संरचनात्मक संगठन के आधार पर जटिल जंतुओं के अंगों एवं अंग तंत्रों की जो बनावट होती है वह जटिल पौधों की तुलना में जो होता है वो अति विशिष्ट होता है और इस तथा ये सीमित भी रहता है। यानी कहने का मतलब कि जो जीव जंतु हैं इनके उत्तक, जो जटिल पेड़ पौधे हैं उनके उत्तक से काफी अलग होता है, काफी विशिष्ट होता है, अलग अलग कार्य के संपादन के लिए बना हुआ होता है। ठीक है, और ये विशेषता उन्हें विभिन्न प्रकार के अनुकूलन जो होते हैं वो प्रदान भी करते हैं, यानी कि अलग अलग प्रकार के वातावरण में अनुकूलन में जीवित रहने के लिए ये जो विशेषताएं होती हैं उत्तक की वो काफी ज्यादा हेल्प करती है उस जगह पे सरवाइव करने में, अनुकूलता में सरवाइव करने में। ठीक है, तो ये आपका अंतर था, या फिर यूं कहें कि पादप और जंतु उत्तक में कुछ विशिष्टताएं थी। ठीक है, अब है यहाँ से शुरू होता है पादप के बारे में, पादप उत्तक के बारे में। ठीक है, पहले हम लोग पादप उत्तक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पादप उत्तक। ठीक, अब इसके अंतर्गत अभी हमने आपको बताया कि पादप उत्तक को विभाजन के आधार पर बांटा जाता है। तो विभाजन के आधार पर पादप उत्तक को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है ना, दो भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है, जिसमें आपका एक जो है वह है विविधोत्तकी उत्तक, ज्योतिकी उत्तक, है ना, उत्तक। और एक दूसरा जो होता है वह होता है अस्थाई उत्तक। ठीक है, कौन सा है, अस्थाई उत्तक है, उत्तक अस्थाई उत्तक है। तो दो प्रकार के उत्तक होते हैं, एक विविधोत्तकी उत्तक होते हैं और एक क्या होते हैं, अस्थाई उत्तक होते हैं। ठीक है, अब विविधोत्तकी उत्तक किसे कहते हैं, अस्थाई उत्तक किसे कहते हैं, उसके बारे में देखते हैं। जो विविधोत्तकी उत्तक होते हैं वह आवश्यक जो जीवित कोशिकाओं का बनना होता है, यानी कि जितना आवश्यक हो सके उतना इनकी जो कोशिकाएं होती है वह जीवित होती हैं, जिनमें कि विभाजन की क्षमता होती है, अर्थात कि वो विभाजित होकर के नए कोशिकाओं का निर्माण कर सकें और उस जिसकी वजह से पेड़ पौधे में वृद्धि होती है ना। उत्तक की जो कोशिकाएं होती हैं, जो पादप कोशिकाएं की, वो छोटी होती हैं, अंडाकार, और ये बहुभुजी होते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि ये अंडाकार हो सकता है या बहुभुजी हो सकता है, कई प्रकार के भुजाओं की तरह हो सकता है। और इसकी जो भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। आपको पहले भी बताया है पिछले चैप्टर में, कोशिका चैप्टर में, कि जो पादप कोशिका होती है उसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो
सेल्यूलोज की बनी होती है। तो यहाँ भी जो कोशिकाएं होगी वो बेसिकली है कि उसकी भित्ति किसकी होगी, तो सेल्यूलोज की बनी हुई होगी, है ना। प्रत्येक कोशिका घने कण युक्त कोशिका द्रव से भरी होती है, इसमें कोशिका द्रव भरा होता है और इस इसकी जो रसधानी होती है वो इसमें अनुपस्थित होता है। जिस प्रकार से जीव जंतुओं में रसधानी पाई जाती है, आपके जो पौधे वाले जो पादप जो कोशिका होती हैं उसमें रसधानी नहीं पाई जाती है, ठीक है। और इनमें एक बड़ा सा केंद्रक होता है तथा कोशिकाओं के बीच में अंतराकोशिकीय स्थान यानी कि खाली स्थान नहीं पाए जाते हैं दो कोशिकाओं के बीच में, ठीक है। ये आपका द्विबीजोत्की उत्तक के कुछ गुण हुए। ये जो उत्तक होते हैं वह स्थिति के आधार पर 3 भागों में बांटे गए हैं। पौधों में जो वृद्धि का स्थान होता है, ठीक है, जहां से वो वृद्धि करते हैं, उस स्थान के आधार पर इसे 3 वर्गों में बांटा गया है। उस स्थान पे ये पाए जाते हैं और वो जो स्थान होता है वो द्विबीजोत्की उत्तक का ही बना होता है। तो उस स्थान पे कौन कौन से उत्तक होते हैं, 3 प्रकार के कौन कौन से द्विबीजोत्की उत्तक होते हैं। तो इसमें पहला जो होता है आपका वो होता है शिरस्थ, ठीक है ना, शिरस्थ द्विबीजोत्की उत्तक। उसके बाद पार्श्वस्थ, और एक जो होता है तीसरा जो आपका होता है वह अंतर्वेशी, ठीक है, अंतर्वेशी उत्तक। 3 प्रकार के उत्तक होते हैं इसमें। एक होता है आपका शिरस्थ होता है, पार्श्वस्थ होता है और अंतर्वेशी जो उत्तक होते हैं ये द्विबीजोत्की उत्तक के 3 पार्ट होते हैं। अब शिरस्थ उत्तक क्या होता है, पार्श्व उत्तक क्या होता है और अंतर्वेशी उत्तक क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं शिरस्थ उत्तक पे। देखिए जो आपका शिरस्थ उत्तक होता है, शिरस्थ द्विबीजोत्की जो उत्तक होते हैं वह तने और जड़ के जो शीर्ष भाग होते हैं, यानी कि जो तना है उसका अगला पॉइंट शीर्ष भाग और जो जड़ है उसका अगला पॉइंट, जहां से ये आगे की ओर फैलते हैं, विभाजित करते हैं, उन जगहों की बात किया जाएगा। तो उन जगहों पे ये पाए जाते हैं और ये लंबाई में वृद्धि करता है ना। पेड़ पौधे जो आगे की ओर लंबा होते जाते हैं या ऊंचा होते जाते हैं, तो किसकी वजह से, ये जो आपका शिरस्थ जो द्विबीजोत्की उत्तक होता है उसके वजह से होते हैं, ठीक है। यह उत्तक जो होता है प्राथमिक द्विबीजोत्की उत्तक का बना होता है। इसमें कोशिकाएं विभाजित एवं विभेदित होते रहता है, यानी कि इनकी जो कोशिकाएं होती है कंटिन्यू विभाजित होती है, विभेदित होती है और ये फिर अस्थायी उत्तक का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। इनमें पौधे में प्राथमिक वृद्धि होती है, यानी कि जो आगे की जो मेन वृद्धि होती है, हाइट उसका जो बढ़ता है, लंबाई जो बढ़ता है, वो शिरस्थ द्विबीजोत्की उत्तक के कारण बढ़ता है, ठीक है ना। विशिष्ट कार्य के लिए अस्थायी रूप से और आकार लेने की क्रिया को विभेदीकरण भी कहते हैं। देखिए इसमें कुछ विशिष्ट कार्य होता है, तो उस कार्य को करने के लिए, ठीक है ना, जो ये अस्थायी रूप और आकार लेने की जो क्रिया होती है उसे विभेदीकरण कहते हैं। कुछ ऐसे विशिष्ट कार्य होते हैं पौधे के शीर्ष भाग में जो कि शिरस्थ उत्तक के द्वारा होती है, तो उसका आकार लेना, उसका क्रिया करने की जो क्रिया होगी ना, काम करने की जो क्रिया होगी उसे विभेदीकरण कहेंगे। दूसरा है आपका पार्श्व, है ना, पार्श्व द्विबीजोत्की उत्तक। तो इसके बारे में कह रहा है कि ये जड़ और तने के पार्श्व यानी पीछे वाले भाग में पाया जाता है, ठीक है ना। जड़ और तना जो होते हैं उनके पीछे वाले भाग में पाए जाते हैं, जिससे हम लोग द्वितीयक ये वृद्धि करता है। ये प्रथम वृद्धि कौन करता है, प्राथमिक वृद्धि आपको शिरस्थ करता है, द्वितीयक वृद्धि कौन करेगा, तो आपका ये शिरस्थ उत्तक करेगा, ठीक है ना। इसमें संवहन उत्तक बनता है। संवहन जिसे हम लोग जाइलम और फ्लोएम कहते हैं, जिसके द्वारा जल और भोज्य पदार्थों का परिवहन होता है, संचालन होता है, वो
इसमें क्या होता है कि नए नए हर वर्ष प्रति वर्ष नए नए संवहन ऊतक का निर्माण होता है। यानी कि एक साल में जो संवहन ऊतक एक साल में बनता है वो कार्य करता है, उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर में नए साल में फिर से नया संवहन ऊतक का निर्माण होगा, जो कि भोजन संवहन का कार्य करते हैं एवं संवहनों ऊतक के कारण तना की चौड़ाई ना, तना जो चौड़ा होता है वो संवहन ऊतक के कारण वृद्धि करता है। ठीक है, जो संवहन ऊतक होते हैं इसमें अवस्थित आपका कैबियम एवं वृक्ष की छाल नीचे का जो कैम्बियम होता है, वृक्ष के जो छाल के नीचे जो कैम्बियम पाया जाता है वो पार्श्व विद्युत का उदाहरण है। ठीक है, यानी कि जो पौधे के जो तने होते, पेड़ के जो तने होते, उसके छाल के नीचे जो कैम्बियम पाया जाता है ये पार्श्व विद्युत ऊतक के उदाहरण के रूप में कहलाते हैं। ठीक है, आते हैं। पार्श्व विद्युत ऊतक को क्या कहते हैं? द्वितीयक विद्युत ऊतक भी कहते हैं। एंड लास्ट नंबर जो है आपका अंतर्वृषी ऊतक। ठीक है, इसके बारे में कह रहा है कि ये एक अस्थाई ऊतक के बीच बीच में है पाया जाता है। यानी कि जो अस्थाई ऊतक होता है उनके बीच बीच में अंतर्वेशी ऊतक पाए जाते हैं। ठीक है, और ये पत्तियों के आधार, जो पत्ती का जो आधार होता है उसमें पाया जाता है, या टहनी के पर्व पर्व के दोनों ओर पाए जाते हैं। ठीक है, जो पर्व होता है ना उसके दोनों ओर पाया जाता है एवं वृद्धि करके अस्थाई ऊतकों में ये परिवर्तित हो जाते हैं। यानी कि जो पेड़ पौधे में जो अस्थाई ऊतक का निर्माण होता है वह अंतर्देशीय ऊतक के वृद्धि करने और उसके अस्थायी होने के कारण ही अस्थाई ऊतक का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से आपको विद्युतीय ऊतक 3 भागों में बांटा गया है। तीनों के अलग अलग कार्य हैं, किस जगह पे पाया जाता है ये भी बता दिया गया। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा है? तो अस्थाई ऊतक। तो अस्थाई ऊतक को हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम इसे डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में, आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। ठीक है ना। तो इसके बाद आप इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, आप अपने बुक से भी थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि मैं बस यहाँ पे एज अ लेक्चर दे रहा हूँ, मैं लिखाता कम हूँ। ठीक है ना, इसके वजह से हो सकता है कि आप लोग को थोड़ा प्रॉब्लम हो कि सर लिखाते नहीं, क्योंकि यहाँ पे लिखाने को उतना टाइम भी नहीं मिलता है। तो देख लीजिएगा आप अपने बुक में, अगर कुछ छूट गया हो तो आप कमेंट कर दें कि हाँ ये सर ये टॉपिक छूट रही है, कुछ गलतियाँ भी हुई हैं। ठीक है, बाकी तो आप लोग देख लीजिए। थैंक यू।